वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम भारतीय जनगणना के विषय को लेकर आज इस विषय पर खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस चैनल में छत्तीसगढ़ के आ, हमारे परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं। आदिवासी परिषद के हमारे अंबिकापुर सरगुजा से बी तिग्गा साहब जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम वैसा मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आज का जो हमारा प्रमुख विषय है वो है भारतीय जनगणना में जो सेंसेक्स अभी होने वाली है, जो हर 10 सालों में जनगणना की जाती है। इस विषय पर जो धर्म कोड का जो सवाल है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म थोपने की बात कही जा रही है। जो विभिन्न आदिवासी समाज के संगठन के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन किया, इसकी आवाज उठाई, और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, हमारा धर्म संस्कृति एक अलग है, और हमें जो सेंसेक्स होगा उसमें उस जनगणना में हमारी जो धर्म कोड है उसको अलग लिखा जाए। मैं पहले सवाल के रूप में दाऊ नंद कुमार बघेल जी का सम्मान करते हुए इस विषय पर उनसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा दाऊ जी, कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत कब हुई और इसकी महत्ता क्या है, और आगामी जनगणना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? और दो चार मिनट समय लगेगा। मैं शुरू से बताता हूँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये हमारी सभ्यता जो पाकिस्तान में है, वो सभ्यता का हमारा आरंभ है। और उस समय हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के हिसाब से हमारी समाज व्यवस्था थी, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंटवारा हुआ था। जैसे चरवाहा, हलवाहा, पोस्टा, तलार, और इस तरह से 6743 विभागों में हमारा कारोबार बटा हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि आर्यों के आगमन के 20,000 साल पहले ये व्यवस्था बन चुकी थी, जो दुनिया में कहीं नहीं बना था। और हमारे दरवाजे नहीं हुआ करते थे, और चोरी और चरी जब ब्राह्मण लोग आए तेहरान में, इराक से तेहरान आए और तेहरान से भारत आए और भारत में आक्रमण किए, और आक्रमण करके हमको जातियों में विभाजित किया। और इसलिए वो लोग हमको हिंदू कहते हैं। हिंदू का अर्थ होता है गुलाम। जब अरब 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, मुझे कहने दीजिए, बोलूं? 6वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन बौद्धिस्ट राजा थे, उनका पतन हुआ और ब्राह्मणों ने उन पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तब से वो हमको हिंदू बने रहे। हिंदू शब्द जो है अरबी शब्द है। जब अरब के देश के लोग यहाँ आए तो देखा कि यहाँ के मूल निवासी गुलाम हैं, और वो शब्द का उपयोग किए, और हिंदुस्तान नाम ये पड़ा, इसलिए पड़ा कि वो गुलाम है। आज जब जनगणना हो रही है तो हम गुलामी स्वीकार नहीं करते, और हमको उसका विरोध करना चाहिए। और ये एक बड़ा आंदोलन होगा। झारखंड में भी हम शुरू करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी शुरू करेंगे कि वर्णवादी व्यवस्था हमारे पर न ला दी जाए। उर्मी लोग जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं वो गलत है। हम क्षत्रिय नहीं हैं और न ही हिंदू हैं। इसलिए हमारे जो पूर्व इतिहास है उसको पढ़ा जाए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, वो ब्राह्मण है खुद ही, और खुद लिखे हैं कि यहाँ कार्यों का बंटवारा हुआ था और दुनिया में कहीं नहीं हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। और धीरे धीरे ब्राह्मणों के अत्याचार से हम दक्षिण की ओर गुजरात,
से आसाम और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज कुर्मी समाज है। और वो अपनी सभ्यता को कायम रखे और पलायन करते गए, और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा नाम लिखा हुआ है, गोंडी धर्म, गोंडी भाषा में नाम वहाँ लिखा हुआ है, और उसको पढ़ा जाए और फिर से इतिहास को खोजा जाए, तो जी एक जी नई बात मिलेगी। बस मैं एंड करता हूँ। और रामायण जो है वो सबसे घटिया किस्म का लेख लिखा है तुलसीदास ने, और हमको शूद्र, अछूत, नीच कहा है, और उसके लिए हम उसका विरोध करते हैं। रामायण का विरोध करना बहुत जरूरी है। और राम, दाऊ जी, बस दाऊ एंड जी कर मैं रहा हूँ। आपसे, जी, बोलिए। ये मोबाइल का नेटवर्क किससे खराबी आ रही लगता है? मेरा चेहरा तो हेलो। ठीक दिख रहा है, आपका चेहरा भी ठीक नहीं, दिख रहा है। ये तिग्गा जी आपके यहाँ कोई आवाज आ रही है, इसको थोड़ा बंद करें कृपया, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है हमारा। चलिए दाऊ जी अपनी बात रखें, फिर मैं अगले सवाल के लिए एडवोकेट संतोष साहू जी के पास जाऊंगा। हाँ, ये पंखा का आवाज है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही दाऊ जी, आपका ठीक है, ओके। हाँ, तो राम राम ने जो अत्याचार किया, यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को पढ़ने नहीं दिया, शस्त्र रखने नहीं दिया, और संपत्ति रखने नहीं दिया। उसको कोई भी ब्राह्मण छीन सकता है, ये रामायण में है। और इसलिए इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ अभी। दाऊ जी मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आ, हमारा जो सब्जेक्ट है उस विषय पे हम आज बात करेंगे, वो जो आप बात कह रहे हैं उसके ऊपर में हम एक अलग सेशन रखेंगे। हमारा जो आज प्रमुख मुद्दा है ये भारतीय जनगणना और सेंसेक्स है, और इस सेंसेक्स में जो धर्म का जो कॉलम है इस पर हमारा फोकस है, क्योंकि करोड़ों भारत में जो आदिवासी लोग हैं और जाति आधारित जनगणना जो आज होनी चाहिए, उसके आधार पर जो धर्म कोड है जिसकी अभी ना तो पारदर्शिता के रूप में आम लोगों को मालूम है, ना किसी को जानकारी नहीं है कि इसमें हमको क्या क्या भरा जाएगा। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसमें हिंदू धर्म में आदिवासियों को थोपा जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, भारतीय जनगणना की जो शुरुआत नहीं, इसमें मैं ये कहना 1872, चाहता हूँ, सुनिए, जी इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी भी हिंदू नहीं है, और जी आप ओबीसी को हिंदू ला रहे हैं, जी क्योंकि जी, आपके पास पूरा हम फिर रामायण जाएंगे दाऊ जी। और जी सिंधु दाऊ जी, घाटी हम आपके पास सभ्यता, फिर से, सुनिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता और रामायण पूरे में हमको हिंदू कहा गया। हिंदू मतलब गुलाम होता है, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। जी जैसे जी धन्यवाद। सिख धर्म में एक आ गया, राज करेगा खालसा। जो खालसा मतलब शुद्ध लोग राज करेंगे। और ऐसे ही जी जी अ, हम लोग हैं कुर्मी समाज, जो 22 करोड़ जनसंख्या है देश में, हम हिंदू नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। मैं एडवोकेट संतोष साहू के पास में जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, आप दाऊ जी के बात को सुना। हम जिस ढंग से आज भारतीय जनगणना को लेकर संवैधानिक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय मेयो के द्वारा शुरुआत किया गया था, और तब से लेकर के जनगणना हर 10 साल में होती चली आ रही है। इस जनगणना को वर्तमान परिस्थिति में किस नजरिए से देखते हैं, अपने विचार को रखें। एडवोकेट संतोष साहू साहब। सभी साथियों को जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। माननीय जगदीश जी, आप बार बार जो बात बोल रहे हैं, माननीय दाऊ जी नंद कुमार बघेल जी के द्वारा जो बातें उठाई गई हैं वो जनगणना के संदर्भ में है। बाबूजी को हम अनुरोध आपसे करना चाहते हैं कि उस बात को पूरा करने दिया जाए, ठीक है क्योंकि वो जो बातें हैं वो जनगणना के संदर्भ में। जी ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है इस देश के निवासी नहीं है, वे रूस से आए और रूस से
कास्पियन सागर आए और कास्पियन सागर से लाल सागर आए और वो क्रमशः इधर पलायन करते गए और जब सिंधु घाटी सभ्यता में आए तो वो चोरी और चरी करने लगे और उन्होंने हमको शूद्र कहा, अछूत कहा, नीच कहा और रामायण तो पूरा उससे भरा हुआ है और रामायण की बात कोई करता नहीं है और राम को आदर्श मानता है। भूपेश भी राम को आदर्श मानता है, जो गलत है, उसकी समझ नहीं है। तो इसलिए इस समय हम जम के आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम हिंदू नहीं हैं किसी भी हालत में, ये बात कहेंगे। ओबीसी मतलब हिंदू नहीं है और जिस दिन ओबीसी अपने आप को हिंदूवाद से अलग कर लेगा, एसटी एससी के साथ मिल जाएगा, उस दिन उसके राज को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमको बड़े आंदोलन की जरूरत है और हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं। जी जी, बहुत ही सारगर्भित बातों को ऐतिहासिक रूप से आपने रखा दाऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष साहू जी, आप दाऊ जी की बात आप सुन रहे थे, आप विस्तार से इसका विश्लेषण करते हुए बताएं। मैं माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी के द्वारा जो बातें प्रारंभ में कही गई उससे मैं सहमत हूं और इस संदर्भ में वही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों का जो शासनकाल आया भारत में, अंग्रेज निश्चित रूप से विदेशी हैं और अंग्रेज नाम के विदेशी जब भारत में सत्ता हासिल किए तो मुगलों से किए, मुगल भी विदेशी। मुगलों ने जब भारत में सत्ता हासिल किया तो वो मंगोलों से, इब्राहिम लोदी आखिरी बादशाह था लोधी वंश का, उससे वो सत्ता हथियाए, वो भी विदेशी। तो ऐसे विदेशियों से विदेशियों के माध्यम से सत्ता ट्रांसफर होता गया, पर अंग्रेजों ने इस देश में तमाम जो कुप्रथाएं थी, सती प्रथा था, देवदासी प्रथा था, चरक पूजा होता था, नर बलि की प्रथा थी, ऐसे बहुत सारी जो बातें थी और उन्होंने ये देखा कि भारत में एक जैसे दिखने वाले लोग सब अपने को अलग जात बताते हैं, एक साथ बैठ के एक पंगत में खाना नहीं खा सकते। कोई अगर किसी तालाब में सार्वजनिक जगह पे स्नान कर लिया और अगर उस गांव का आदमी उसमें स्नान कर लिया तो उससे जात से बाहर कर देंगे, जाति आधारित दंड लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या बात है? तो बड़े शोध के बाद उन्होंने 1871-72 में भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू किया। ये कुछ जनगणना हुआ, फिर 1881 में फिर 10 साल बाद जनगणना हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर 1901 में हुआ। ऐसे जनगणना भारत में आगे बढ़ा और आखिरी बार भारत में जाति आधारित जो जनगणना कराई गई अंग्रेजों के द्वारा, गुलाम भारत में जो जनगणना हुई वो 1932 में हुआ, 1931-32 में। उसमें आज हम जो ओबीसी के लोग, चाहे वो एंकर आयोग है, चाहे काका कालेलकर साहब का आयोग है या मंडल आयोग है, उसमें जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो कमोबेश 1931 की जाति आधारित जनगणना के आधार पर किया जाता है। और आपका जो सवाल है कि वर्तमान भारत में 2021 का जो भारत सरकार सेंसस कराने जा रहा है, जनगणना कराने जा रहा है, वो किस आधार पे होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपका सवाल ऐसा है। जी जी। तो मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि आदिवासी जो संवैधानिक शब्द जिनके लिए भारत में है वो अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति भारत में किसी भी मापदंड पे हिंदू नहीं है और भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदू नाम की भारत में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जगह भी नहीं है। और ये बात सरासर आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों की अपनी परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, बोली भाषा है, टोटम सिस्टम है, जो ब्राह्मण धर्म से, वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से सर्वथा भिन्न है। वो किसी कीमत पे ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म या वैदिक धर्म के दायरे से बाहर हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो जनगणना कराई गई उसमें आदिवासियों को कहीं पर भी हिंदू धर्मावलंबी नहीं माना गया। उनका परंपराओं के आधार पे अलग उनको धर्म कोड भारत में दिया जाता रहा। इसलिए 1931 की जनगणना में 1921 का जो जनगणना भारत सरकार के द्वारा कराया जाएगा उसमें
पूरा भारतीय संविधान के मर्यादा का पालन किया जाए। भारत में निश्चित रूप से आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज और टोटम सिस्टम को पूर्वत रखा जाए, क्योंकि उनको विशेषाधिकार है। और जहां तक जैसे माननीय नंद कुमार बघेल जी, बाबूजी ने कहा कि हम ओबीसी भी हिंदू नहीं है, ये बात सच है। आप देखें, भारत का 52% जो ओबीसी है वो गुलाम भारत में 1931 में जो जनगणना कराई गई उसमें हम भारत के ओबीसी 52% थे। पर 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। उसमें भारत का कोई ओबीसी पाकिस्तान में नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान से लोग भारत आए। उसके आधार पे अगर आज सही सही ओबीसी की जनगणना कराई जाए भारत में, तो ओबीसी 62 से 65% भारत में ओबीसी की संख्या है। और ओबीसी वर्ण व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में ओबीसी शूद्र था। और अभी जो आयोग का परिभाषा है कि कल जो लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, आज वही लोग ओबीसी हैं। और वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, हथियार का अधिकार नहीं। वास्तव में मनु स्मृति, जो सुमति भार्गव के द्वारा लिखित रचित जो मनु का विधान है, उसमें जो दंड प्रक्रिया है वो किसी और के लिए नहीं, शूद्रों के लिए है। और शूद्र हम ओबीसी लोग हैं। तो ओबीसी की भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना कराया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि मंडल कमीशन का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन 3743 जाति को ओबीसी माना। पर सुप्रीम कोर्ट में जो सवर्ण ब्राह्मणवादी लोग जो केस फाइल किए, उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट भारत में 1898 जाति को ओबीसी माना है, बाकी जाति को ओबीसी माना नहीं। तो इसीलिए भारत में एक बार ओबीसी की समस्त जातियों का जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और हम तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह और अपील भी करना चाहते हैं कि भारत में सिर्फ ओबीसी का जाति आधारित जनगणना ना हो, एक बार भारत के समस्त पांचों वर्ग जिसमें शेड्यूल कास्ट हैं उनका भी एक बार जाति आधारित जनगणना हो, शेड्यूल ट्राइब का भी एक बार जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी के समस्त जातियों का एक बार जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, सामान्य वर्ग का भी एक बार समस्त सामान्य वर्ग के जातियों का जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी एक बार भारत में जनगणना होनी चाहिए, ताकि इस जनगणना से किस वर्ग में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे के बाद वो कितने भारत के कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मिलिट्री में, विदेश विभाग में किस वर्ग के लोग कितने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें शिक्षा का स्तर कितना है, कितने उद्योग के मालिक हैं, कितने किस वर्ग में भूमि के मालिक हैं, कि भारत में जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उसके मालिक भी किस किस वर्ग के कितने हैं, ये सारा आंकड़ा एक बार देश के सामने आना चाहिए। इसलिए मैं बाबूजी के बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि भारत में हिंदू के नाम पे जनगणना ना करा के एक बार समस्त वर्गों का जाति आधारित जनगणना कराई जाए, ताकि भारत में संविधान की मर्यादा और कानून का पालन जिस तरीके से हो रहा है वो आगे निरंतर संवैधानिक दायरे में कार्य आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हमारे बीच में डॉक्टर कोहिल साहब दिख रहे हैं स्क्रीन में, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी, थैंक यू जी। आज का जो हमारा विषय है भारतीय जनगणना में जो जाति आधारित जनगणना है और हिंदू धर्म थोपी जा रही है, इस पर हमारा जो सवाल है, इस जनगणना को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या समझते हैं? हमारे जो एडवोकेट संतोष साहू जी ने अभी अपनी बात रखी, उसको आप सुन रहे थे, क्या कहना है? सर, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एज ए दर्शक ये आप सुनना चाहता हूँ, तो बाद में अपना कमेंट। हाँ जी, ये बहुत शुक्रिया। और मैं दाऊ जी के पास अगला सवाल के लिए फिर से जाना चाहूंगा। दाऊ जी, चूंकि भारतीय जनगणना का जो एक महत्वपूर्ण उसका एक महत्व है जनगणना को लेकर, और वर्तमान हालात में जो जनगणना की जो पारदर्शिता को लेकर ऑनलाइन इंटरनेट से किया जाएगा, और अभी तक आम जनता को जो उसकी प्रोफार्मा आनी चाहिए
वो प्रोफार्मा किसी के पास नहीं है। तो इस जनगणना को जो करोड़ों आदिवासी जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि हम ओबीसी समाज के लोग भी हम हिंदू नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हिंदू धर्म को क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्या कहना है आपका? इसलिए विस्तार से थोपना बताएं। चाहते हैं कि ब्राह्मण लोग बाकी मेजॉरिटी आए, इसलिए हिंदू धर्म की बात करते हैं। और वास्तव में ब्राह्मणी धर्म है। हिंदू शब्द जो है रामायण में कहीं नहीं है, हिंदू शब्द गीता में नहीं है, हिंदू शब्द वेद शास्त्रों में नहीं है। तो हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू शब्द आया है अरबी लोगों से के द्वारा आया है यहाँ। और इसलिए हम हिंदू नहीं है, वो हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि वहां मत्था टेको रामायण राम मंदिर में और गुलाम बन के आ जाओ। हम क्यों गुलाम बनेंगे राम का? तो जी वहां जो मंदिर है उसमें हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण हमेशा हमको अछूत समझते हैं। और भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण के लिए जो हाईकोर्ट में रिट दायर किया, उसके खिलाफ 41 ब्राह्मणों ने और जजों ने, ब्राह्मण जजों ने फैसला दिया कि ये नहीं मिल सकता। जब नहीं मिल सकता तो फिर हमने अभियान चलाया कि ब्राह्मणों को हराओ, किसी भी राजनीतिक सत्ता में उनको मत जाने दो। और उसका परिणाम हुआ, एक भी ब्राह्मण जनपद अध्यक्ष नहीं हुआ, एक भी ब्राह्मण जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हुआ, एक भी ब्राह्मण नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हुआ। और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस आधार पर यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को आह्वान किया गया और वो ब्राह्मणों को हराने में सफल हुए। जी, अभी जिस ढंग से जो भारत में आदिवासी समाज के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं ना, इन लोगों ने पहली बार ये आवाज उठाई है और दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर के अपनी आ, जो अपनी धर्म संस्कृति का पूरा बायोडाटा लोगों ने बताया कि भाई हम किस ढंग से हम हिंदू धर्म से अलग हैं, हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा जो सांस्कृतिक है, जो हमारी जो विरासत है, वो इनसे अलग है। लेकिन अभी इनकी बातों को, इतने बड़ी आवाज को इग्नोर करते हुए सेंसेक्स में, जनगणना में फिर से उनको उनके कॉलम में एक तरफ तो इन लोगों ने हजारों जातियों में बांट करके लोगों को रखा। जहां धर्म की बात आती है वहां पे अपने धर्म में अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को अधिक दिखाने के लिए ये धर्म में जोड़ते हैं। एक तरफ उनके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म करते हैं, जातिवाद, अस्पृश्यता की भेदभाव रखते हैं और अपने धर्म में रखते हैं। तो इसको लेकर के जब लोगों ने पढ़ लिख करके जागृति आई और आज हर तबका का समाज ये कहना चाहता है कि हम इनसे अलग हैं। और चूंकि ये जातिवादी मानसिकता की कोढ़ रोग है और इसको बढ़ावा देने के लिए जो ये बातें आ रही है, इसके लिए जो भारत में जो जनगणना अभी शुरू होने जा रही है, इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से इंटरनेट में अभी ये फार्म को भर करके सीधा सीधा दिल्ली भेजने की जो तैयारी चल रही है, इसको लेकर के आज का जो महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने ये डिबेट रखा हुआ है, मैं संतोष साहू जी से ये जानना चाहता हूं, इस पर अगला सवाल ये भी करना चाहता हूं कि आखिर में इतना बड़ा जो मूल निवासी समाज है, जो 85% है, 90% है, ऐसे लोग अपनी धर्म संस्कृति, अपनी आचार विचार जो कि संविधान से मौलिक रूप से मिला हुआ है, इससे वो अलग रह करके अपनी स्वतंत्र स्वायत्ता चाहते हैं। संतोष साहू जी अपने विचार रखें। संतोष साहू के पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, 2 शब्द। जी आप ही बोले सर। राज करेगा खालसा, और गुरु गोविंद सिंह ने और सिख धर्म ने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग रखा, सुनिए, उससे अलग रखा। और इसीलिए राज करेगा खालसा, ये जो शब्द है खालसा मतलब निखालिस, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही राज करेगा, ये सिख धर्म है। और सिख धर्म भी हिंदू धर्म से अलग है, ये बात को आप समझिए। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, पंच प्यारे छकाया और कंघा, कड़ा, पगड़ी, ये सब से नवाजा और
हिंदू धर्म को अलग रखा। और इस बात के लिए सिख धर्म भी अलग है, कोई हिंदू धर्म नहीं है वो। क्योंकि गुरु जी, गोविंद जी, सिंह जी। के किताब में मैंने पढ़ा है कि वो बार बार एक तो मुस्लिम धर्म का विरोध किया है और दूसरा हिंदू धर्म का विरोध किया है, ब्राह्मणवादी धर्म का विरोध किया है। ब्राह्मणवादी जो शब्द है वो सिख धर्म में कहीं पर नहीं है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें सिख धर्म का जो है ना, किसी का धर्म का मतलब हिंदू ब्राह्मणों को तो बिल्कुल विरोध किया है, लेकिन मुस्लिम धर्म का कहीं विरोध नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि सिख धर्म कोई भी धर्म है, जैसे बुद्ध है, जैन है या लिंगायत है, कोई भी है, किसी भी धर्म का कोई भी किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म अपने आप में संपूर्ण होता है। तो ये हिंदू धर्म है ही नहीं, ये गुलामी की जड़ है। और ST SC OBC के लोग जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था में लिखा, वर्ण जो जन्म कुंडली उसमें लिखा, वर्ण में शूद्र लिखा है, गण में राक्षस लिखा है, ब्राह्मणों को दुश्मन समझते हैं अपना, और उनको जहां देखे उनको मारते भी है, काटते भी है। जैसे आपने सीरियल देखते हैं तो सीरियलों में दिखता है कि देवते राक्षस आपस में लड़ते हैं, तो राक्षस तकरीबन देवतों को जो देवते राक्षसों को मारते हैं वही ब्राह्मण करते हैं। जो शूद्र है, जो ST SC OBC के लोग हैं, उनमें से कन्वर्ट ये जो है हमारे गुलामी में से निकल करके सिख बने हैं, कोई जैन बना, कोई कुछ बना है। तो ये ब्राह्मण अपने दुश्मन समझता सैनिक को। तो इसमें है ना, कोई भी धर्म किसी का ऐसा नहीं होता, धर्म अपना संपूर्ण होता है। तो इतना बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ में बी तिग्गा साहब जुड़े हुए हैं। आपसे और पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिख हिंदू है? मेघराज जी, नहीं, सिख हिंदू हो ही नहीं सकते। और ना ही सिख तो सिर्फ गुरु नानक साहब ने जो मतलब हिंदुओं की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से इंसान जो टूटा था ना, मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये ब्राह्मणों ने एक इंसान के 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े दिमाग अपने पास रख लिया है, और बुझार को दे दी, क्या नाम है, क्षत्रिय बोलते हैं जिनको, और जो कमाने का काम उनको दे दिया, जो वैश्य कहते हैं, और जो शूद्र को बताया पैर की जुत्ती। तो ये 4 टुकड़े किए इंसान के, उन्हें ब्राह्मणों ने इतने खोपड़े, उल्टी खोपड़ी के दिमाग के बंदे। तो सिख धर्म को जो मानवता टूट चुका था, जो इंसान अपने आप से टूट गया था, उसको चारों को एक साथ इकट्ठा करके सिख बनाया है। तो सिख किसी का भी हिस्सा नहीं है, सिख संपूर्ण इंसान है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मानवता, जो इंसान, जो प्रकृति टूट गया था, उसको उसके साथ में जोड़ा है वापस। ये सिख किसी का हिस्सा नहीं है, सिख अपना मुकम्मल धर्म है। जी संतोष जी हमारे बीच में संतोष साहब, मैं बी तिग्गा के पास जो आदिवासी परिषद से जुड़े हुए हैं। और बी तिग्गा जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो बी तिग्गा जी, आप अपनी आवाज को अम्यूट कर लिए हैं, आप उसको ओके करें। तिग्गा जी, अपनी आवाज, हमारी आवाज सुन रहे हैं तिग्गा साहब? जी, अपनी बात रखें। आज ये वर्तमान में जो भारतीय जनगणना की जो तैयारी चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? तिग्गा साहब, हेलो तिग्गा जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? अरे डिस्टर्ब है। हमारे साथ में शेख अयोजुद्दीन जी दिख रहे हैं, मैं उनसे, हमारी आवाज जा रही है अयोजुद्दीन जी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। तो ये भारतीय जनगणना की जो अभी तैयारी चल रही है, इस पर आप अपनी ख्याल रखें। जी, मेरी अभी हमारे तरफ थोड़ा नेट रुक कर चल रहा है, तो शायद मेरी आवाज कट के आएगी आपको। जी जी जी, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी तक भारतीय जनगणना के संदर्भ में यदि क्या देखा जाए, आपकी आवाज पूरी कट के आ रही है। नहीं, आप अभी अपनी बात रखें। तिग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, हमारे साथ तिग्गा जी जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात ओके। तिग्गा जी अपनी बात रखें।
दिग्गज जी, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है लगता है मुझे। हेलो दिग्गज साहब, अपनी आवाज को क्लियर करें। मेरा नेटवर्क कितना स्लो। आप जो गले में कनेक्शन निकाले हैं उसको हटा दें। आप गले में जो लगा हुआ है उसको निकालें। आप हेलो, आपका जो गला में लगा हुआ है वॉइस कनेक्शन, उसको निकाल दीजिए। जो मोबाइल से आवाज आ रही है आ रही है उसमें बात मेरी? रखें। हाँ बिल्कुल, अभी रखें। जी जी। जहाँ तक भारतीय जनगणना के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 1931 के बाद जो भी जनगणना हुई है, हर 10 साल में भारतीय जनगणना जो की जाती है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, 41, 42 जो हमें मिला हुआ है, तदनुसार अभी तक के जनगणना में आदिवासी कभी हिंदू न था और न है न रहेगा। आदिवासियों की जनगणना अब तक के जितने भी जनगणना हुए थे, 51 तक जो जनगणना हुए थे, उसमें आदिवासियों को प्रकृति के रूप में देखा गया। और अभी तक जो भी जनगणना हुई है आदिवासी की, अभी इस जनगणना में जैसा कि लोगों का कहना मानना है कि अगर जनगणना होती है आदिवासियों की तो हमारे आदिवासियों की जनगणना में आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे आदिवासियों की जनगणना को हिंदू के नाम पर जनगणना ना किया जाए। आदिवासी कभी न हिंदू था और न हिंदू है न रहेगा। ये बात हमारे आदिवासी अनेक संगठनों से ये बात उभर कर आई है। आदिवासियों के जनगणना आदिवासी धर्म कोड अलग दिया जाए या तो ट्राइबल रिलीजन्स के नाम पर किया जाए। आदिवासी चाहता है कि हमारे जनगणना जाति के आधारित, आज तक जो भी जनगणना हुई है वो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और हर एक जाति का अपना जनगणना, आदिवासियों की जो 1000 जातियां हैं भारत में, सभी जातियों की जाति आधारित गणना एक बार हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों की जनगणना हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि आदिवासी या तो ट्राइबल रिलीजन्स के नाम से होने चाहिए। दिग्गज जी, मैं आपसे फिर ये जानना चाहता हूं कि जिस ढंग से सेंसस की जो प्रोफार्मा की जानकारी हमारे लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि ये इंटरनेट से गांव-गांव, घर-घर जाकर के ये लोग भरेंगे उस प्रोफार्मा को और नेट में तुरंत उसको दिल्ली भेज दिया जाएगा। लेकिन जो उसकी प्रोफार्मा पारदर्शिता के रूप में लोगों को मिलनी चाहिए या एडवांस में उसकी जानकारी लोगों को देना चाहिए, तो इस दिशा में आपके पास कोई प्रोफार्मा है क्या इंटरनेट से, या इसकी जानकारी हमारे आदिवासी तो करोड़ों की संख्या में है, या ओबीसी समाज के पास में, या एससी के पास में, या एसटी के पास में, किसी के पास ऐसी प्रोफार्मा अगर है तो वो हमें सार्वजनिक करें और दिखाएं कि उस कॉलम में क्या क्या लोगों को भरना है और उसकी जानकारी पारदर्शिता के रूप में हो। क्योंकि अगर मान लीजिए थोपा गया तो उसको क्या कर सकते हैं। दिग्गज जी, जहाँ तक प्रोफार्मा की बात है तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनगणना की जो अभी वर्तमान में होने जा रही है इसमें पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे पास किसी या तो एससी या तो एसटी या ओबीसी किसी के पास ये प्रोफार्मा जो है पारदर्शिता के रूप में दिखाई गई नहीं है। हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि प्रोफार्मा के आधार पर हम तैयारी करें। क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। अब तक जितनी जनगणना हुई है, अब तक की जनगणना से पता ऐसा है कि ऐसा जानकारी है कि प्रोफार्मा बदल दिया गया है। अगर बदल दिया गया है तो हमें इसकी पारदर्शिता के रूप में सही जानकारी हो, इसके लिए इसका सार्वजनिक किया जाए प्रोफार्मा को, ऐसा हम चाहते हैं। हमारे पास अभी की जनगणना के लिए जो तैयारी चल रही है भारत सरकार की,
इसमें ऐसा कोई भी पारदर्शिता नहीं है जो कि हम समझ सके कि हमारी जनगणना किस आधार पर और कैसे की जानी चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में और भी साथी जुड़ रहे हैं, महाजन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ भाई जी हमारे इसमें दिख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों से हम ये जो आज की महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इस पर महाजन गुप्ता जी अपने विचार रखें भारतीय जनगणना को लेकर। तो नमस्कार जी सर। जो है जैसे उसकी जानकारी जनगणना हुई है सर 1931 में, जी उस समय जो है ओबीसी जो है 52% था, तो मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जो है उसे 27% मिला, लेकिन वो भी 27% अभी हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लगभग हमें 4% ही नौकरियों में हमारे लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जो जनगणना होने वाली है उसमें सभी जातियों की जनगणना और जनसंख्या के अनुपात में सभी का प्रतिनिधित्व हो और सभी का भागीदारी हो। हम लोग यही मांग चाहते हैं। जी जी और ओबीसी को जो है हमेशा जो है छला गया है, ओबीसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और जो है हर विभाग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में है जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। महाजन गुप्ता, जिलाध्यक्ष, बहुत राष्ट्रीय शुक्रिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आरिफ जी जुड़े हुए हैं। आरिफ भाई हमारी बात सुन रहे हैं? आरिफ जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? आपने अपनी आवाज को इम्यूट कर लिया है। मैं अयोध्युद्दीन के पास जाऊंगा, युवा साथी जो चेहरा दिख रहा है। मैं आप अपनी ख्याल रखें अयोध्युद्दीन जी, शेख जी। जी आप अपने आरिफ ये भाई कुछ बोल एयरफोन रहे को थे निकाल दें, एयरफोन निकाल दें आप। जी। अपनी बात रखें, आप लेट ना करें। हेलो। हाँ हेलो, बहरहाल सुन रहा हूँ उनकी मैं। आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी बात रखें। नेट स्लो होने की वजह से तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर आप जी इतना कहना चाहता हूँ अभी फिलहाल के जिस तरह से भी जनगणना का आधार बनाया जा रहा है और उसके अंदर जो फॉर्म मिला है वो है कि वो फॉर्म के अंदर क्या क्या फिल अप करना है, इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई जानकारी तो पहुंची नहीं है कि उसके अंदर फिलअप के अंदर क्या क्या डाटा लिया जाएगा जनगणना के लिए, और उसमें से ज्यादा डाटा जो है वो कितना जरूरी है। एक मुस्लिम समाज के लिए ये सबसे बड़ी अभी चुनौती आ गई है। जो डाटा जो एक आधार बनाया जा रहा है जिसको मुस्लिम समाज के लिए इतने जी तो जिस तरह से अभी महाजन भाई ने भी जिस तरह बात रखा है कि ओबीसी माइनॉरिटी के लिए चाहे वो सरकार में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, न्याय नहीं हुआ अभी तक। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट के अंदर भी हो, इनके मामले के अंदर कोई सुनवाई जी नहीं हो रही है। ओबीसी और माइनॉरिटी को भी लेकर सब मामले आए हुए अभी तक। जी तो बहुत शुक्रिया। जनगणना के जो आधार जो रिकॉर्ड आ रहे हैं जी जी आपका नेट स्लो है और आपसी पूरी बात आ नहीं पा रही है। मैं दाऊ जी, मैं आप हमारे साथ अन्य साथियों की आवाज बात सुन रहे थे। जिस ढंग से ये पारदर्शिता को लेकर के इस प्रोफार्मा को जनगणना से पहले सार्वजनिक की जानी चाहिए, और ये प्रोफार्मा को लेकर अभी कोई सार्वजनिक जानकारी पारदर्शिता के रूप में आम जनता के, भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पारदर्शिता को लेकर आपका क्या कहना है दाऊ जी? इसमें हमारा ये कहना है कि जो ओबीसी है वो विदेशी नहीं है, इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश में जो विदेशी हैं वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं, और वो लोग अपना जनगणना करवाएं। और हमारी जो जनगणना है वो इस देश के मूल निवासी के रूप में होना चाहिए।
हम जी। विदेशी नहीं हैं, किसी यूरोप से या रूस से नहीं आए हैं। जो लोग रूस से यूरोप से आए हुए हैं उनकी जनगणना हो, और यदि वो ढंग से नहीं रहते तो उनको निकाल बाहर करें, गंगा से वोल्गा जाए वो। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। जी जी जी, बहुत हमको शुक्रिया बताया कि दाऊद। हम कहाँ से आए, हमको बताया जाए कि हम कहाँ से आए जनगणना के पहले। इस देश के मूल निवासी हैं तो हमको अशुद्ध क्यों कहा जाता है, अछूत क्यों कहा जाता है, हमको अशिक्षित क्यों रखा जाता है? इसलिए जनगणना जो हो वो विदेशी का और देशी का होना चाहिए। हम उसी के लिए लड़ेंगे। नहीं दाऊद जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस ढंग से जो जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इस पर सवाल उठना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पारदर्शिता के रूप में जो भारत की न्याय व्यवस्था है या जो चुनाव आयुक्त है या जो जनगणना कराने की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनको ये पारदर्शिता के रूप में, चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनगणना, और इसमें इस डाटा के आधार पे हमारी भारत की विकास की रीढ़ सुनिश्चित की जाती है, और इस रीढ़ को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनगणना हर 10 साल के अंदर अंतराल में की जाती है। और इतने महत्वपूर्ण जनगणना को लेकर के भारत की सरकार गंभीर नहीं है, और लोगों की आवाज को समझ नहीं रही है, और जिस ढंग से थोपने की प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं, और ना अभी तक हमारे लोगों के पास में ये जो इसकी प्रोफार्मा सार्वजनिक होनी चाहिए, ये नहीं है। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर क्या आवाज उठानी चाहिए और लोगों को कहाँ जाना चाहिए इस प्रक्रिया के लिए। देखिए, ये पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में उभरेगा, क्योंकि हम लोग कहीं विदेश से नहीं आए हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और ब्राह्मण लोग जी विदेश से आए हैं, वो हमको शूद्र कहते हैं। इसलिए इस जनगणना को हम मुद्दा बना करके लड़ेंगे पूरे भारत। जी जी जी, संतोष साहू जी, इस प्रोफार्मा और पारदर्शिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी जो बातें चल रही हैं उसमें एक बात प्रमुखता से उठाया गया है कि जनगणना कराई जाए पर पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का पैमाना यह है कि भारत सरकार जनगणना के पहले जो प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है उसमें जितने कॉलम हैं उसको संपूर्ण देश के लोगों के समक्ष जनगणना से पहले सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश के लोगों को पता चले कि हमारा 2021 का जो सेंसेक्स होने वाला है, जनगणना होने वाला है, उसमें क्या क्या हमें जानकारी भारत सरकार को देना है, भारत सरकार क्या क्या जानकारी हमसे लेंगे। तो जब तक ये फॉर्म सार्वजनिक रूप से जनगणना के पूर्व उपलब्ध नहीं होगा तो भारतीयों को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो एक तो प्रोफार्मा सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात कि भारत का जो जनगणना है वो अंग्रेज लोग शुरू किए और जाति आधारित जनगणना उन्होंने किया। 1931 का जनगणना अभी तक एथेंटिक माना जाता है। 1941 के जनगणना के समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए वो जनगणना को मान्यता नहीं मिली, और 1947 में भारत आजाद हो गया। और 1948 में भारत सरकार का जो सेंसस विभाग है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ये प्रस्ताव किया कि गुलाम भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाती थी। अब आप बताएं, भारत आजाद हो गया, अब भारत सरकार की पॉलिसी क्या होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि चूंकि जाति आधारित जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ता है, इसलिए अब इस देश में जाति आधारित जनगणना बंद कराई जाए और धर्म के नाम पे जनगणना कराई जाए। इससे क्या हुआ आप देखें, हम लोग जी रहे हैं जाति आधारित व्यवस्था में, जन्म हमारा जाति के अंदर होता है, शादी विवाह हम जाति के अंदर करते हैं, मृत्यु अगर किसी का हो जाए तो जात के लोग ही उसके शव को, अर्थी को कंधा देते हैं, दूसरे जात का आदमी उसको छूता नहीं। बहुसंख्य ऐसा अभी भी भारत में परिस्थितियां हैं, कुछ उदाहरण को छोड़कर। तो अभी भी भारत में 100% जातिवाद है, इसके दंश को हर कोई भारतीय झेल रहा है।
और जाति आधारित जनगणना भारत में कराना बहुत सुगमता पूर्वक हो जाएगा, बहुत सहज तरीके से भारत का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये बातें हैं। आज भारत में जनगणना 10 साल में हो रहा है, 10 साल के अंदर अब भारत सरकार में क्या हो रहा है, जब बजट में ओबीसी के लिए बजट में प्रावधान करने की बात आती है तो भारत सरकार ये कहता है कि ओबीसी का आंकड़ा नहीं है, और जब आंकड़ा इकट्ठा करने की बात आती है तो भारत सरकार ओबीसी का जनगणना कराता नहीं है। तो ओबीसी का बड़ा दुर्गति है देश के अंदर। ओबीसी के कुछ लोग, हम लगभग इस देश में 62 से 65% लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या, इतना पहाड़ जैसा संख्या के पास आज देखिए नौकरी का क्या हालत है, कितने शिक्षित हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग हैं। ये सारी जो बातें हैं, इन बातों को हम कैसे जान पाएंगे जब तक हमारी जनगणना नहीं कराई जाएगी। तो माननीय बाबूजी ने, नंद कुमार बघेल जी ने जो बात कहा कि हम विदेशी नहीं हैं, हम भाषा शास्त्र के आधार पे, पुरातत्व के आधार पे, इतिहास के आधार पे, डीएनए के आधार पे हम ओबीसी के लोग, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की तरह ही हम भारत के मूल निवासी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जब उत्खनन कार्य 1921 से 22 के बीच में जब चल रहा था, उसमें बाबूजी ने एक जाति का नाम लिया कोस्टा। वहां पे रुई भर के धागा बनाने वाला वो जो डोंगा बोलते हैं वो बरामद हुआ। तेली जाति जो तेल बनाता था, वो लकड़ी का बड़ा सा जो कल्हू बोलते थे वो उसमें बरामद हुआ। ऐसे विभिन्न जाति के कार्यों का जिन जो औजार हैं वो हम बरामद हुआ। हम भारत के मूल बासिंदे हैं और हमारी संख्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, चूंकि हम एक वंश के लोग हैं, भले हम आज जात में बट गए, धर्म में बट गए, क्षेत्र में बट गए, बोली भाषा में बट गए, वो कोई मायने नहीं रखता है। मूलतः हम भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं। और भारत में एक बार हम चूंकि जातिवाद से लंबे समय से ग्रसित हैं, हर एक कार्य में जातिवाद हावी हो गया है, हर जगह जाति के नाम पे ही सारा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए एक बार समस्त भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। क्योंकि भारत में वर्ग व्यवस्था स्थापित है, पर वर्ग व्यवस्था के ऊपर वर्ग, अभी किसी भी आदमी को आप पूछे कि आप क्या हैं, वो बोलेगा मैं हिंदू हूँ। हिंदू के अंदर जैसे मुझे आप पूछें कि एडवोकेट संतोष साहू जी आप क्या हैं, मैं एक लाइन में, मुझे जो मेरे दादा से, मेरे पिताजी से हम तक जो आया, हमारी सेंसेक्स हिंदू के नाम पे हो रही ओबीसी का, तो हम एक लाइन में बोलेंगे हम हिंदू हैं। क्यों बोलेंगे? तेली बोलने में मुझे शर्म आता है। क्यों? तेली जाति के अंदर जो बातें रखी गई हैं कि तेली का मुंह देखने से सुबह सुबह अगर तेली दिख गया तो खाना नहीं मिलेगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा जो अपमानित शब्द तेली जाति के अंदर, ऐसे लगभग जातियों के साथ जो है, तो हम जाति अपमान से बचने के लिए अभी हिंदू बोल रहे हैं। पर हिंदू हैं, हिंदू से हिंदू मिल गया तो वो बोलेगा कौन से जाति के हो, और जाति से जाति मिल गया तो बोलता है कौन से गोत्र के हो। अब आप बताएं क्या हालत। ये तो भारत में कौन नहीं जानता है इस परेशानी को। इसलिए भारत में जो जनगणना होने वाला है उसके प्रोफार्मा को भारत सरकार जनगणना के पूर्व सार्वजनिक करे और इसके कार्यशाला लगाए जाए, क्या क्या जानकारी उसमें चाहिए जा रही है, और भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना हो और सभी जाति जिस जिस वर्ग में जो जातियां हैं, और बाद में भारत में वर्गवार जनगणना हो, ताकि भारत से वर्णवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था समाप्त हो। वर्ण और जाति के नाम पे जो लोग अपमानित हैं, या वर्ण या जाति के नाम पे जो लोग मजे कर रहे हैं और अभी भी उनकी मानसिकता में है, और वो जनगणना क्यों कराना नहीं चाह रहे, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जो अल्पमत के लोग हैं, अल्पसंख्य लोग हैं, वो हिंदू के नाम पे बहुमत हासिल करने का जो एक साजिश चल रहा है। भारत का सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि भारत में आदिवासियों को लेके जो जजमेंट आया है, ओबीसी का जो मामला है कि जो अखबारों में आ रहा है, आए दिन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि जो जाति आधार 2021 की जनगणना जो सेंसेक्स होने वाला है, वो भारत में एक बार पांचों वर्ग का
शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, जनरल का और धार्मिक अल्पसंख्यकों का जाति आधारित एक बार जनगणना भारत में होनी चाहिए। जनगणना से स्पष्ट सारा बात सामने आ सकता है, शिक्षा को लेके, सर्विसों को लेके, मिलिट्री में, मीडिया में, विदेश विभाग में, उद्योगों का, और इस देश में किसके पास कितनी भूमि है, वो सारा जानकारी जनगणना के आधार पे ही आ सकता है। इसलिए भारत सरकार बिना पूर्वाग्रह का, बिना मतभेद के इस देश में एक बार जाति आधारित जनगणना कराए, और इससे भारत भविष्य। शुक्रिया। हमारा कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव भी आ चुका है। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं? कोहिल साहब जी, डॉक्टर साहब जी, अपने हाँ जी सर, हाँ जी सुन रहा हूँ सर जी। आप अपने कुछ विचार दसो। सर ऐसे है, गुरु नानक देव जी ने तो जात पात को खत्म किया है, मतलब जी आप अपनी बात रखें। मानस की जात सब है एक पहचान को जी, ठीक। और जैसे आप बोल रहे हैं जाति, मतलब जनगणना तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इसलिए मतलब मैं जो आज का टॉपिक था, इसलिए मैं तो सिर्फ एज ए दर्शक जो मतलब सुन रहा हूँ सभी आपकी बातें। नहीं ठीक है, आप दर्शक की बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या है, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, और जो भारतीय जनगणना के आधार पर जो भारत देश की जो व्यवस्था निर्धारित होती है, जिसको रीढ़ कहा जाता है, और संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने SC ST OBC बनाया और जातियों को तोड़ने के लिए बनाया। SC में जितने भी जाति हैं उनको एक बनाया, आदिवासी में जितने भी आदिवासी जात के लोग हैं उनको एक बनाया, जितने भी अल्पसंख्यक हैं या OBC में अन्य जाति हैं उनको एक बनाया, और उनकी एक निर्धारित रूप से जनगणना हो, ताकि देश के अंदर SC ST OBC के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, ताकि उनकी भागीदारी के अधिकार में उनका हक अधिकार उन्हें मिले। ये हमारा इस बात से मैं सहमत हूँ, आप जैसे बोल रहे हो इस बात से मैं सहमत हूँ कि जनगणना जो जाति के आधार पे होनी चाहिए, जाति के आधार पे होनी चाहिए, तभी जो सारी स्थिति जो है सभी जो स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपने विचार, अपने ख्याल रखने के लिए। हम सभी मेहमानों से एक मिनट में अपनी बात रखने के लिए हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय निर्धारित है, और हम इस विषय को लेकर और लगातार चर्चा करेंगे, और जब तक हमारा ये सेंसेक्स की पारदर्शिता भारत सरकार लोगों को नहीं पहुंचा दे, तब तक हम इसका डिबेट करते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर आरक्षण जो है, जो वो सिर्फ इंडिया में ही है, वेस्टर्न कंट्री में किसी में भी ये बात नहीं है जी। मतलब वो जो इंडिया में इसके साथ संबंध है, जैसे पाकिस्तान या और कोई कंट्री है, लेकिन वेस्टर्न में कोई नहीं है, वो जाति के आधार पे कोई आरक्षण वगैरह नहीं उस वहां चलता है, वो मेरिट के आधार पे ही सब कुछ माना जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने विचार रखने के लिए। जिस ढंग से भारत को छोड़ करके अन्य देशों में ऐसी जनगणना नहीं की जाती है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हजारों जातियों में बांट करके भारत के लोगों की जो जीवन को जिल्लत भरा जीवन बना दिए हैं, नरकी जीवन बना दिए हैं, इसको लेकर के आज हम महत्वपूर्ण डिबेट करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, मैं सभी मेहमानों से बारी बारी से अंतिम संदेश के रूप में, अंतिम विचार के रूप में उनसे रखना चाहेंगे संक्षिप्त में, कि अगर मान लीजिए ये पारदर्शिता भारत सरकार नहीं देती है, या हिंदू धर्म थोपने की कोशिश की जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में दाऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों को? दाऊ जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? हम कुर्मी समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और कुर्मी समाज 22 करोड़ है यहाँ इस देश में, तो उसको संगठित करके हम विदेशी नहीं हैं और इस देश के मूल निवासी हैं, और हिंदू नहीं है। हिंदू मतलब ये है ब्राह्मणों के गुलाम, हम वो गुलाम नहीं है। इस बात के लिए
आंदोलन करेंगे और जो गलत जनगणना हो रही है उसका विरोध करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। संतोष साहू जी, अंतिम संदेश के रूप में आज की इस डिबेट पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के इस डिबेट के इस अवसर पे 2021 की जनगणना के संदर्भ में बस ये कहना चाहता हूं कि 2021 का जनगणना हमारे देश में 10 साल तक इसके आंकड़े के आधार पे ही शिक्षा, सर्विस, उद्योग धंधे और जितने भी मानव जीवन को जीने के लिए भारत सरकार का जो विभाग है, 32 विभाग है, सभी विभाग में आंकड़ा का जरूरत है। आंकड़ा कितना मायने रखता है? अभी इस डिबेट में अगर 5-6 लोग हैं, चाय भी आएगा तो पहले आदमी की गिनती होगी, कितने लोग हैं उतना ही कप चाय आएगा। साधारण सी बात है। तो 10 साल का भविष्य इस जनगणना पे टिका हुआ है, इसलिए जनगणना में भारत के सभी लोग, भारत सरकार पारदर्शिता रखे और 10 साल जो समय गुजर चुका है, जिसका दंश ओबीसी के लोग या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी के लोग भी भुगत रहे हैं जनगणना का वास्तविक आंकड़ा नहीं होने के कारण, तो इस बार ऐसा ना हो, भारत के सभी लोगों के साथ न्याय हो और इस देश में धर्म के नाम पे नहीं अपितु जाति या वर्ग के आधार पे ही जनगणना कराई जाए। आपके BOM TV के माध्यम से मैं भारत सरकार, राज्यों की सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ। एक मिनट का और समय लेना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में ये घटना हुआ। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी का शासन था। बीजेपी के शासन के बाद जब कांग्रेस का सरकार आया और कांग्रेस सरकार का मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी बने, तो वो ओबीसी को प्रभाव से 27% आरक्षण बहाल कर दिए छत्तीसगढ़ राज्य में। अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण उसमें 40 हैं, एक कायस्थ हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल किया गया कि नहीं, ये जो आरक्षण आप दिए हैं किस आधार पे दिए हैं? क्या आपके पास ओबीसी का आंकड़ा है? छत्तीसगढ़ सरकार के पास आंकड़ा नहीं था। जो आंकड़ा था वो पूर्व में दबा दिया गया। आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करने के कारण ओबीसी के लोगों को छत्तीसगढ़ में मिला हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया हुआ हक हमसे फिर से छीन लिया गया। इतना मायने रखता है आंकड़ा। इसलिए 2021 की जनगणना में 100% शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, जनरल का भी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। भारत सरकार ऐसे करेंगे। हम आपके BOM TV के माध्यम से अपील करते हैं। आप मुझे अवसर दिए। आरिफ भाई जी, संतोष साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई, हम आपकी बात को नहीं रख पाए, आप अपनी ख्यालात रखें इस भारतीय जनगणना के संदर्भ। इसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन ये लोग जो जनगणना जो ला रहे हैं वो सिर्फ जनगणना नहीं ला रहे, वो NPR भी लाएंगे, CAA भी लाएंगे और NRC भी लाएंगे। धीरे धीरे करके ये सब लाएंगे वो लोग। तो हम लोग, वो लोग लाएंगे तो हम लोग सब एक हो जाएंगे। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ मैं कि जनगणना नहीं है, ये NPR है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। हम आपकी बातों को और विस्तार से न पाए, आने वाले समय में फिर आपसे हम डिबेट में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है और हम सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में अपनी अमूल्य समय दिए। और दाऊ जी, अंतिम संदेश के रूप में अगर मान लीजिए ये पारदर्शिता नहीं रखी जाती है और सेंसस की जो सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, तो इसके लिए भारत के आम जनता को क्या करना चाहिए? आखिरी संदेश के लिए हमारा ये कहना है कि जो लोग भारत के मूल निवासी हैं उसमें कुर्मी, तेली, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं और हम लोग कोई बाहर से यूरोप से नहीं आए हैं, यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं। और ऐसी जनगणना होगी तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसको नहीं करने दिया जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, जेल भरेंगे। जी बहुत ही शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के हम यहीं समाप्ति की घोषणा करते हैं और आने वाला समय में फिर आप सभी मेहमानों से फिर से जुड़ेंगे।
क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेन स्ट्रीम की मीडिया इस मुद्दे को न दिखाना चाहती है, न बताना चाहती है, और इस मुद्दे पर हमने आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर इस प्रमुख मुद्दे को डिस्कस किया। छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी अपनी कीमती समय देकर हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार साझा की और महत्वपूर्ण बात रखी। सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं।